हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के साइंस कोचिंग पर। दोस्तों, आज मैं इतिहास का एक टॉपिक लेकर के आया हूं और आपको मालूम ही होगा कि हम मध्यकालीन इतिहास से वीडियो देना शुरू किए थे। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में बातें तो बहुत है जो मोहम्मद मीर कासिम से शुरू होकर के मुगल काल तक चलता है। दोस्तों, औरंगजेब के मृत्यु तक चलता है मध्यकालीन इतिहास, और उसी बीच में सल्तनत काल भी आता है। तो दोस्तों, हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे। सल्तनत काल के राजनीतिक इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं। सल्तनत काल के प्रमुख राजवंशों एवं उसके शासकों के क्रियाकलापों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा 7 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए दोस्तों। और अभी जो हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं सो उन्हीं वीडियो से जुड़े हुए कुछ बातों को लेकर के उपस्थित हुए। दोस्तों, सल्तनत कालीन जो 5 राजवंश हैं और उसके जो शासक हैं और उनके जो प्रमुख कार्य हैं, उनका जो अध्ययन हम लोगों ने किया, तो सवाल ये उठता है कि उन सभी शासकों के क्रम, उनके कार्यकाल, उनके प्रमुख कार्य कहाँ से मिलता है, यानी कि उसके स्रोत क्या है, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के उपस्थित है दोस्तों। और टॉपिक पर जाने से पहले आपको यह कहेंगे कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों। और लाइक करना न भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, तब हम आपके बीच बने रहेंगे, क्योंकि आपके लाइक एवं शेयर से मेरा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना समय बिताए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन स्रोत, यानी मध्यकाल के जो इतिहास है हमारे 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के जो कालखंड का इतिहास है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलता है। जहाँ से उसकी जानकारी मिलता है उसे हम स्रोत कहते हैं। और दोस्तों, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि इतिहास में स्रोत का काफ़ी महत्व है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्रोत के आधार पर इतिहास का नाम भी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस काल में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है, लिखित स्रोत, साहित्यिक स्रोत नहीं है, इतिहास के ऐसे कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। और दोस्तों, इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत दोनों स्रोत हैं, लेकिन किसी कारणवश साहित्यिक स्रोत का उपयोग नहीं हो पा रहा है। सिर्फ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के उस कालखंड को क्या कहते हैं? आदि इतिहास काल। और दोस्तों, इतिहास का वह कालखंड जिसका दोनों स्रोत आपको उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध है, दोनों का उपयोग हो रहा है। इतिहास के उस कालखंड को हम लोग इतिहास कहते हैं दोस्तों। तो जिस बात को लेके आज हम लोग जो आए हैं वो किस कालखंड में है? पुरातात्विक है, प्रागैतिहासिक, या आदि ऐतिहासिक, या ऐतिहासिक? तो हम लोग क्या कहेंगे? ऐतिहासिक। क्योंकि दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमें दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। हमें पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, और दोनों स्रोत का उपयोग भी हो रहा है।
इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऐतिहासिक कालखंड कहेंगे। और दोस्तों यह वह समय है, 712 ईस्वी की बात जब हम लोग करते हैं तो क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों 8वीं सदी। और 8वीं सदी के अंतिम काल तक आते आते हम देखेंगे कि अरब के देशों में कागज का यूज होने लगा था दोस्तों। और अरब में जो इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ, वो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए और शासन स्थापित करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए दुनिया के कोना कोना में गए। और उसी स्थिति में भारत भी आए। और इतना ही नहीं दोस्तों, वे लोग शिक्षा और कला प्रेमी भी थे। साथ ही वे अपने सैन्य अभियान, विजय अभियान और अपने वीरता के कहानियों को संजो कर रखना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारे किताब भी लिखे। और वही किताब आज के डेट में मध्यकालीन इतिहास को जानने का एक स्रोत बना दोस्तों। तो मध्यकालीन काल में जब हम देखेंगे तो अरब और ईरान के लोग हमारे देश में आए और अपने विजयों, सैन्य अभियानों, इस्लाम के प्रचार, इस्लामिक शासन के विकास को दर्शाने के लिए जो किताबें लिखी, वही किताबें आज हमारे लिए तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाकलापों को जानने का एक स्रोत है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्तों। और इस कालखंड में हम लोग देखेंगे तो इस कालखंड को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो कम उपयोगी है, जबकि साहित्यिक साक्ष्य काफी उपयोगी है। वैसे साहित्यिक स्रोत कम मिले हैं और उसे जारी भी नहीं किया गया है। और दोस्तों ये पुरातात्विक स्रोत ज्यादातर उस कालखंड के लिए ज्यादा उपयोगी है जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि प्राचीन काल के लिए ये ज्यादा उपयोगी है। फिर भी कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य, कुछ ऐसे स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, मस्जिद निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला देखने को मिला है जो तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक समाज को जानने का एक जरिया है दोस्तों। उनमें क्या है तो देखिए, कुब्बतुल इस्लाम, ये मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था, जबकि इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिरोज शाह कोटला, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे दोस्त। और इन तमाम तरह के जो स्थापत्य कला है, इससे इन सभी मंदिरों और भवनों पर जो है फारसी में अभिलेख लिखाए गए हैं। और दोस्तों तत्कालीन सिक्का भी जो है सो पुरातात्विक स्रोत के रूप में काम आता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग साहित्यिक स्रोत के ओर बढ़ते हैं। और ये जो साहित्यिक स्रोत है ये साहित्य है, और उस साहित्य के रचनाकार कौन है ये जानना बहुत जरूरी रहता है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है दोस्तों। तो पुस्तक, साहित्य और साहित्यकार और उसकी कुछ विशेषता, यानी कि उसमें किस विषय पर लिखा गया है, इन बातों से बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछते रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये जो साहित्यिक स्रोत है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, सामान्य साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और अन्य ग्रंथ, ये 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में देखेंगे दोस्तों तो ताजुल माहिर, ये एक साहित्य है या एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसका लेखक है हसन निजामी। और ये 1205 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखे हैं। और इस पुस्तक में 1192 से लेकर
और 1238 ईस्वी तक के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन मिलता है। दोस्तों आपको मालूम है कि 1192 में क्या हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। तो वहां से लेकर के 1238 ईस्वी तक के इतिहास का जानकारी यहां से मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तबकात नासिरी, सैकड़ों प्रतियोगिता परीक्षा, हजारों प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया होगा कि तबकात नासिरी के लेखक कौन है। तो तबकात नासिरी के लेखक है मिनहाज उल सिराज। दोस्तों ये इस ग्रंथ में, तबकात नासिरी में, इसमें इसको 23 अध्यायों में लिखा गया है। और इस ग्रंथ में दोस्तों इस्लाम के उत्पत्ति से पहले के पैगंबरों के बारे में और इस्लाम की उत्पत्ति के बाद जो पैगंबर हुए उसके बारे में से लेकर के इल्तुतमिश के शासन काल तक का वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। और दोस्तों शासक का क्या गुण होना चाहिए इसके बारे में ये बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। और इल्तुतमिश पर इसका लेखन समाप्त होता है और जहां से मिनहाज उल सिराज का लेखन समाप्त होता है वहां से शुरू होता है जियाउद्दीन बर्नी का लिखना शुरू होता है दोस्त। यानी जियाउद्दीन बर्नी तो कई पुस्तक लिखे, एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, 11 अध्याय में लिखा गया है। और ये इल्तुतमिश से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक के बातों को अपने साहित्य में सम्मिलित किए हैं और वहां तक के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करवाए हैं। और इसमें बहुत सारे नियमों के बारे में बताए हैं। उन्होंने बताया है कि सुल्तान के पद पर वही रहना, उसी को रहना चाहिए जो पवित्र हो, जो इस्लाम धर्म का पालन करे, जो शरिया कानून को लागू करे, गैर मुस्लिम को दंडित करे। ये सब बातें ये लिखे हैं। यानी कि गैर मुस्लिमों के प्रति थोड़ा कठोर भावना से प्रेरित होकर इनके पुस्तक में लिखा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों अलाउद्दीन का जो एक बाजार नियंत्रण प्रणाली था उसका भी चर्चा इसमें मिलता है। इसके बाद दोस्तों फतवा ए जहादारी, ये भी जियाउद्दीन वर्नी का ही लिखा गया है। इसमें भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके बाद दोस्तों तारीख फिरोज शाही, ये 10 अध्याय में लिखे गए हैं और इसके लेखक है शम्स ए सिराज अफीफ। और दोस्तों ये तैमूर के आक्रमण के बारे में जानकारी देते हैं। यानी इस ग्रंथ में तारीख फिरोज शाही में तैमूर का जो आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय, ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में, सॉरी इल्तुतमिश के समय नहीं हुआ था दोस्तों, तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय जो है इल्तुतमिश नहीं थे। तो ये शम्स ए सिराज अफीफ की जो रचना है ये तारीख फिरोज शाही। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि इन तमाम चीजों को आप नोट जरूर करें, नहीं तो दिमाग में नहीं रहेगा। और बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। एक बार तो देख करके लिखते जाइए और दूसरे बार में सिर्फ सुनिए और कॉपी में जो लिखे रहिएगा उसको लाइनिंग कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सामान्य साहित्य की ओर। तो सामान्य साहित्य में एक अमीर खुसरो जो काफी फेमस हुए थे। तो अमीर खुसरो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अमीर खुसरो को तबला का जनक कहा जाता है दोस्तों। वही अमीर खुसरो जिसे तोतिए हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। यह अमीर खुसरो कई शासकों, कई सुल्तानों के शासनकाल को देखा।
और इन्होंने बहुत सारे साहित्य का रचना किया, जिसमें देखिए ये 1289 से लेकर 1325 ईस्वी तक बहुत सारे साहित्य लिखे, जैसे किरान उल सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजैन उल फुतूह, ये देखिए काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद आशिका, नूर सिपिहर, तुगलकनामा, ये जो इनकी रचनाएं हैं, ये रचनाएं तत्कालीन शासकों के बारे में बताता है। कई ग्रंथ में ये व्यक्तिगत जीवन को भी बताता है। इसके बाद दोस्तों तारीखे फखरुद्दीन, ये एक साहित्य है जिसका रचना फखरुद्दीन ने किया है। इसके बाद फतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है दोस्तों। और फिरोज शाह तुगलक वही फिरोज शाह तुगलक जिसे मध्यकालीन इतिहास का अकबर कहा जाता है। इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 प्रकार के ही कर लगाया था और बहुत सारे उदारवादी काम किए थे, जैसे दारुल सफा नामक अस्पताल बनाना, दीवाने खैरात बनाना, सैनिकों के आश्रितों को पेंशन देना शुरू करना, तमाम तरह के बहुत सारे काम इन्होंने किया था। तो ये सभी चर्चा फतुहात फिरोजशाही में मिलता है। इसके बाद है दोस्तों तारीखे सलातीन अफगानिया। इसमें दोस्तों इसका लेखक है अहमद यादगार, और इसमें जो है सो लोदी वंश के तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। इसके बाद है तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। काफी फेमस पुस्तक, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद है फवायद उल फवाद। ये सब ऐसे साहित्य हैं जो ऐतिहासिक ग्रंथ के श्रेणी में तो नहीं आते हैं, लेकिन महत्व उनसे कम नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों सल्तनत काल में कई विदेशी यात्री आए और ये विदेशी यात्री भारत में रहे, यहाँ के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन को जो देखे उसको अपने यात्रा विवरण में लिखे, और वही यात्रा विवरण आज हमारे लिए मध्यकालीन इतिहास के स्रोत का काम करता है। जैसे कि देखिए अल बेरूनी, ये अल बेरूनी जो थे, अल बरूनी भी कहते हैं, अल बरूनी, ये जो थे दोस्तों कहा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था, और ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी ख्वारिज्म को जीत लिया, लूट मार करके वहां से धन दौलत लूटा और वहां के विद्वानों को अपने साथ लाया। उन विद्वानों में एक विद्वान थे अलबरूनी, जिसे फारसी, संस्कृत, अरबी, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। और ये महमूद गजनबी जब उसको ले आए ख्वारिज्म से, गजनी ये अपने राज्य ले आए। उसके बाद दोस्तों जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया 1017 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो 1017 में जब वो भारत आया महमूद गजनबी, तो अलबरूनी को भी लेकर के भारत आया और अलबरूनी भारत में रहा 1017 से लेकर के 1030 ईस्वी तक। जो उन्होंने देखा उसको अपने पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। ठीक है दोस्तों, किताबुल हिंद में वो अपना सारा विवरण दिए हैं। और दोस्तों इन्होंने 113 पुस्तक का रचना किया और सभी विषयों के विद्वान थे। खगोल शास्त्र, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र से जुड़े हुए पुस्तकों का रचना किए। मार्को पोलो ये यूरोपीय यात्री थे और ये 1295 ईस्वी में
एशिया की यात्रा पर आए हुए थे, दक्षिण एशिया में आए थे, भारत भी आए। और दोस्तों इन्होंने अपने रचना में यह कहा है कि भारत ईरान से घोड़े का आयात करता था। क्या करता था? घोड़े का आयात करता था। और दोस्तों ये दक्षिण भारत में व्यापार के बारे में उन्नति अवस्था में बताते हैं। इसके बाद दोस्तों एक यात्री थे इब्न बतूता, जो 1333 ईस्वी में भारत में आए, जब भारत में उस समय तुगलक वंश का शासन चलता था और शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आए। और ये दोस्तों मोरक्को के रहने वाले थे, अफ्रीका के। अफ्रीका महादेश में मोरक्को एक देश है, वहां से ये आए हुए थे। और ये भारत में काफी दिनों तक रहे, काजी के पद पर भी रहे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर चीन भी गए थे दोस्तों। दिल्ली का काजी भी इसे बनाया गया था। और इन्होंने अपने रचना में इन्होंने जो अपने यात्रा विवरण लिखा, उस यात्रा विवरण एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है रेहला। और उसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा और मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के बारे में भी बताया। इसके बाद दोस्तों निकोलो कोंटी इटली के रहने वाले थे। निकोलो कोंटी इटली के रहने वाले थे। ये जो है सो 1414 से लेकर के, और दोस्तों ये 1419 तक भारत में रहे। और ये विजयनगर साम्राज्य के उन्नत स्थिति का वर्णन अपने रचना में किए। इसके बाद दोस्तों अब्दुल रज्जाक, ये ईरान के शाह के दूत बनकर के आए थे। ईरान के शासक का दूत बनकर, राजदूत बनकर आए थे। और ये जो है दक्षिण भारत में केरल के जो शासक थे जमोरिन, उसके दरबार में आए थे। और दोस्तों ये भी विजयनगर साम्राज्य गए और विजयनगर साम्राज्य के उन्नति के बारे में बताए हैं। इसके बाद दोस्तों एक थे माहुयान, ये चीन के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? चीन के यात्री थे। और ये माहुयान जो थे ये 1451 से 51 में आए थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो है सो बंगाल के उन्नति के बारे में बताया, इनके द्वारा जो बताया गया उसमें बताया गया कि बंगाल काफी उन्नत अवस्था में थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक यात्री वास्को डिगामा का नाम, वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, ये 1498 में आए। इसको कौन नहीं जानता है? इसको भारत आने के समुद्री रास्ता के खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अलावे कई अन्य ग्रंथ हैं, अन्य भाषा के भी ग्रंथ हैं जो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे दस्तुरुल अलबाब फी इल्म इल हिसाब, इसके लेखक हैं अब्दुल हामिद मुहर्रिर। ये फारसी भाषा में लिखा गया है और ये राजस्व व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। और दोस्तों तैमूर के आक्रमण से जो राजस्व व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा उसका भी चर्चा इसमें मिलता है। ये फारसी में लिखा गया। फारसी में लिखा गया एक पुस्तक है जफरनामा, इसके लेखक है सरफुद्दीन अली यजदी। इन्होंने भी तैमूर के आक्रमण का वर्णन अपने रचना में किए हैं। इसके बाद दोस्तों इस काल में सूफी संत हुए और सूफी संत में एक संत थे मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है पद्मावत। यह भी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी देती है। मिथिला में एक कवि हुए विद्यापति, इनकी रचना है पुरुष परीक्षा, जिससे मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सूफी संतों की जो चरितावली है, पत्रकारिता है, चिट्ठियां है, ये सब जो चीजें हैं वो भी तत्कालीन मध्यकालीन इतिहास को जानने का एक स्रोत है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है
पुरातात्विक स्रोत में इस तरह से हम लोगों ने देखा, और साहित्यिक स्रोत को 4 भागों में बांटा, ऐतिहासिक ग्रंथ, सामान्य साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और अन्य ग्रंथ, कौन से यात्री कब आए, किसके शासनकाल में आए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। हजारों प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। हम जानते हैं कि इन सबको याद करने में आपको थोड़ा असुविधा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही उपयोगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।